नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश दीक्षित जी। बाल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व के निर्वहन करने वाली बाल कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे बाल कल्याण समिति क्या है, किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से बाल अधिकार के संरक्षकों को निर्वहन करती है। तो राकेश दीक्षित जी, स्वागत है आपका डेली डोज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। नमस्कार, राधे राधे। बाल समिति यदि बात करें तो क्या है, सरल शब्दों में यदि हम अपने दर्शकों तक यह पहुंचाना चाहें, बाल कल्याण समिति तो क्या कार्य करती है, किस तरह से मथुरा में मौजूद है? बाल कल्याण समिति का गठन दरअसल में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किया गया है। 2015 के अंतर्गत बालकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक बच्चे वो जिनसे कुछ आपराधिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनके द्वारा उनको किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक वो बच्चे आते हैं, सरल भाषा में अगर कहा जाए, जिनके साथ में कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं या कहिए जिनके साथ में कोई अपराध हुआ होता है, वो बच्चे बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो जिन बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की होती है। क्या ये बाल कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अधीन आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है? नहीं, है तो योजना केंद्र सरकार की ही, लेकिन 2015 में उत्तर प्रदेश में भी ये अधिनियम लागू हुआ और ये राज्य सरकार के आधार पर ही मनोनीत होती है। राज्यपाल महोदय द्वारा इसका विधिवत एक नोटिफिकेशन जारी होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से, और विधिवत फार्म भरे जाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद में विधिवत रिजल्ट डिक्लेरेशन राज्यपाल महोदय की संतुष्टि के आधार पर ही होता है। सेंट्रल हॉल बाल कल्याण समिति का इस समय मथुरा में कहाँ पर मौजूद है और कितने बच्चे अभी जो बालक हैं उसमें संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं? मथुरा में बाल कल्याण समिति का कार्यालय राजकीय बाल गृह शिशु 9 नलवा पथ सिविल लाइन मथुरा में है। हमारी समिति के माध्यम से टोटल ऑल ओवर 4-5 संस्था में लगा करके 46 बच्चे इस समय आवासित हैं, जो बाल कल्याण समिति के संरक्षण में 24 घंटे CCI बच्चे हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, वो वहाँ रह रहे हैं। एक ही सेंट्रल हॉल है जहाँ पर पूरे मथुरा के बच्चे रखे जाते हैं या कई शाखाएं इसके द्वारा खोली गई हैं? दरअसल में मथुरा के अंदर 2 जगह हैं। एक तो है जो 0 से लेकर के 10 साल तक के बच्चे रहते हैं, वो राजकीय शिशु गृह जो मैंने अभी बताया आपको नलवा पथ पर है। दूसरा, अपने जो बच्चे बड़े मिलते हैं मथुरा अंदर के, मथुरा जनपद में कहीं भी जिनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, वो 10 साल से बड़े हैं, तो उनको हमारे यहाँ से फिरोजाबाद भेजा जाता है। राजकीय बाल गृह बालक फिरोजाबाद में आवासित कराए जाते हैं। ऐसे ही जो बालिका हैं उनको अस्थायी तौर पर 1-2 दिन अगर रुकना होता है तो राजकीय नारी निकेतन में, नारी शरणालय में आवासित कराते हैं। और उसके बाद वैसे जो प्रावधान है रखने का, वो जो हमारा राजकीय बालिका गृह कानपुर, स्वरूप नगर कानपुर में है, वहाँ भेजते हैं बालिकाओं को। यदि आपके पास जो बालक आपके संरक्षण हॉल में हैं, किस तरह से आपको प्राप्त होते हैं? क्या आप स्वतः ही जाकर, यदि कोई सूचना मिलती है अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, या फिर पुलिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है, तब वह आपके सेंट्रल हॉल में आता है? दरअसल में ये एक सम्मिलित कई चीज़ों का प्रयास है। जैसे कि एक चाइल्ड लाइन चलता है 1098 करके, वहाँ पे कोई कॉल कर सकता है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से बच्चे हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पुलिस के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अखबारों के माध्यम से हम स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। बच्चे के पास में कहीं हमें लग रहा है कि वहाँ बच्चा हमारे सामने नहीं आ सकता है, हम भी बच्चे के पास जा सकते हैं। तो बच्चे को प्रस्तुत करने के, बच्चे को हमारे सम्मुख आने के कई कारण हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। मतलब सीधा कहें तो पुलिस द्वारा ही आपको बच्चे दिए जाएंगे, वह नहीं है? अगर यदि कोई सतह ही कहीं बच्चा मिलता है या कोई उसके साथ अपराध होता है तो आपको
आपके टोल फ्री नंबर हैं जो भी आपने प्रोवाइड करा रखे होंगे, उन पर कॉल कर कर आपसे संपर्क कर सकता है। जी बिल्कुल, पुलिस के माध्यम से भी आते हैं। जनमानस, जन सामान्य का कोई भी व्यक्ति, यद्यपि जहाँ तक परिवारीजन भी, यदि एक परिवारीजन बच्चे को परेशान कर रहा है और परिवार में उसको हमें लग रहा है कि ये सुरक्षित नहीं रह सकता, तो परिवारीजन भी हमारे सामने बच्चे को प्रस्तुत कर सकते हैं। परेशान किया जा रहा है तो क्या उसका आप पुनर्वास कैसे करते हैं, उसे कैसे समझाया जाता है या कुछ ट्रीटमेंट उसे दी जाती है, किस तरह से आप उसको डील करते हैं? हमारे यहाँ काउंसलिंग की जाती है, बच्चे को भी समझाया जाता है, बच्चे के माता पिता को भी या जो संरक्षक हैं उनको भी समझाया जाता है, उनकी काउंसलिंग के माध्यम से रास्ता निकाला जाता है। दरअसल में है क्या है, समझने वाली बात है कि बच्चे का जो भविष्य सुरक्षित है वो उसके परिवार में सुरक्षित है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चा अपने परिवार में ही रहे। परिवार वालों की भी काउंसलिंग की जाती है। जो सेंटर होम में आवासित कराए जाते हैं बच्चे, वही कराए जा सकते हैं जहाँ कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब जाकर के बच्चे को सेंटर होम प्रोवाइड कराया जाता है। यदि घर वाले नहीं मानते हैं या कोई अन्य और कोई चीज़ आ जाती है कि उसकी बात नहीं बन पा रही, तो उसको वहीं रखा जाता है। फिर उसको हम सेंटर होम में ही रखते हैं और सेंटर होम में उसके लिखने पढ़ने की, खाने पीने की सारी प्राथमिक ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। किस तरह से आप करवाते हैं उनको? क्या कॉलेज भेजा जाता है या वहीं पर व्यवस्था की जाती है? खान पीन की कैसी व्यवस्था होती है? उनके भविष्य के बारे में कैसे सोचा जाता है? खान पीन का दरअसल में प्रतिदिन के हिसाब से मीनू बना रहता है सारी संस्थाओं में कि किस दिन क्या चीज़ उपलब्ध होनी है खाने के लिए, और पढ़ाई लिखाई के लिए टीचरों की व्यवस्था रहती है। जो छोटे बच्चे हैं तो हमारे यहाँ शिशु गृह में एक सरकार की तरफ से टीचर भी आते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं। जैसे बड़े बच्चे जो 10 साल से ऊपर हो जाते हैं तो अलग जिस विधा में जाना चाहते हैं उसी विधा की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके माता पिता नहीं होते हैं या उनको कोई लेना चाहे, अपोर्ट करना चाहे, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिनका कोई माता पिता का पता नहीं लगता है, ऐसे बच्चे जो पाए जाते हैं, जो समिति के सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके लिए हम लोग अखबार में एक विज्ञप्ति निकालते हैं कि ये बच्चा ऐसे ऐसे इस जगह प्राप्त हुआ है, इसके संबंध में जिस किसी को भी अपनी बात रखनी हो वो आएँ। अगर उसका कोई भी नहीं आता फिर 2-3 महीने तक, तो फिर उसको हम एडॉप्शन के लिए फ्री कर देते हैं, यानी गोद लेने के लिए हमारी तरफ से उसको घोषित कर दिया जाता है कि इसको गोद ले सकते हैं। जब वो सेंट्रल हॉल पर ही होती है या अन्य कहीं और किसी विभाग में जाना पड़ता है? नहीं, वहीं से होती है, वो हमारे द्वारा ही बाल कल्याण समिति के माध्यम से ही घोषित होता है बच्चा। अखबार में विज्ञप्ति के निकलती है, उसके बाद हम लोग घोषित कर देते हैं 2-3 महीने बाद। और फिर उसका जो पूरा डाटा है, एक कारा वेबसाइट है, सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी करके है, कारा की साइट पर उसका डाटा अपलोड कर दिया जाता है। फिर कारा पे ही जिन लोगों को, जिन दंपत्तियों को बच्चे की ज़रूरत होती है, गोद लेना होता है, वो अपना डाटा अपलोड करते हैं और वहीं से सीरियल नंबर के हिसाब से उनको बच्चा गोद मिलता है। मैं इसी बात में एक बात और करेक्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड देखा जाता है? कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं? जी बिल्कुल, सारी चीज़ उनकी कारा के मानक हैं, उन मानकों के आधार से सारी चीज़ देखी जाती है। उनका आय प्रमाण पत्र है, पति पत्नी की उम्र है, और उनका कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है पति पत्नी को, दोनों को। बहुत सारी चीज़ कारा के अपने मानक हैं, वो सेंट्रल एजेंसी है, उनके मानकों के अकॉर्डिंग वो करते हैं सारे। आज की तादाद में बात करें तो कितने बच्चे संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं? हमारे बाल कल्याण समिति मथुरा के द्वारा 46 बच्चे हैं, बालक एवं बालिकाएं, जो हमारे सेंट्रल होम में आवासित हैं। अब बात करें आगे की, अब बात करते हैं कि बाल संरक्षण हितों के लिए सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय बनाया कि बच्चों के हित के लिए कितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं। जैसे भी बात करें, कोविड, हमारा देश एक कोविड से गुजरा है बहुत लंबी, जिसमें बहुत बच्चे बिल्कुल पूर्ण रूपेण अनाथ हुए हैं। उसके लिए पीएम केयर योजना एक चली, जो 31 तारीख को भी बंद हुई है, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी उसकी। से प्रत्येक बच्चे को जो पूर्ण रूपेण अनाथ हुए हैं, ऐसे बच्चों को 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। साथ में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 योजनाएं लागू की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसमें जो बच्चे सिंगल पेरेंट्स रह गए हैं या पूर्ण रूप से अनाथ हो गए हैं, उनको 4,000 रुपये महीने पढ़ाई के लिए मिल रहा है। दूसरे, जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर और आज तक की डेट में
जो बच्चे सिंगल पेरेंट्स जिनके ख़त्म हुए हैं या दोनों पेरेंट्स ख़त्म हो गए हैं, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए बिना कोविड से, नॉर्मल किसी प्रकार से डेथ हुई है, उनके लिए 2,500 रुपये महीने उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक बच्चे का, ये जो मैं राशि बताई है 4,000 रुपये और 2,500 रुपये, वो सिंगल बच्चे के लिए है। 2 बच्चे हैं तो जस्ट उसका डबल हो जाएगा, 3 बच्चे हैं तो ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से योजना सरकार की चल रही है। अध्यक्ष जी, अगर मैं बात करूं तो अभी तक इस योजना के तहत, इन योजना जो आपने अभी बताई हैं, कितने बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे अभी तक? मथुरा के अंदर जैसे पीएम केयर योजना है, उसके तहत 9 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, जिनको एक उनकी जब बालिग हो जाएंगे तो उनको 10-10 लाख रुपए डीएम साहब के संयुक्त खाते से, अपने डाक खाने में उनके खाते खुलाए गए हैं, पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग बालिग होने पर ही वो कर सकते हैं। 9 बच्चे वो हैं। और कोविड वाली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड है, उसके तहत 115 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। ऐसे ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है, जिसमें 2,500 रुपये महीने में प्राप्त होगा पढ़ाई के लिए, पढ़ाई या भरण पोषण के लिए, छोटे बच्चे तो उनके भरण पोषण के लिए, तो वो 100 बच्चे हैं मथुरा के अंदर। यदि बात करें कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रचार लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्या उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाती है कि लोगों को जन जागरूक किया जाता है कि इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं? क्या उस तरह के कोई कार्य आपकी संस्था के द्वारा की जाती है? हाँ, जगह जगह प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारे जो CWC के सहयोग, बाल कल्याण समिति के सहयोग के लिए जो चाइल्ड लाइन हैं और भी जन साहस NGO है, ऐसे भी कई NGO हैं, उनको भी माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे माध्यम से भी सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है इन योजनाओं का, और लोगों को भी माउथ टू माउथ भी प्रचार हो रहा है। लोग एक को लाभान्वित हुआ तो दूसरे से कह रहा है, वो तीसरे से कह रहा है, ऐसे करके वो भी बढ़ रहा है। जी, आपके कार्यकाल लगभग कितने साल से हो चुका है यहाँ पर? जी, हमने जो चार्ज लिया है, हमसे पहले दूसरी बाल कल्याण समिति थी, अभी बाल कल्याण समिति ने जो चार्ज लिया है वो 27 जुलाई में चार्ज लिया है, और एक बाल कल्याण समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो किसी कारण आपके सेंट्रल हॉल में आए होंगे। किस तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं और किस कारण से, यदि आपने उनको देखा होगा तो कुछ आकलन आपने भी किया होगा कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बालकों के भविष्य पर कुछ खिलवाड़ हो सके? ये आपने बहुत निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ऐसे बच्चे कैसे आते हैं, क्या क्या परेशानी उनको रहती है। मैं जो मानता हूँ कि माता पिता एवं संरक्षक को पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे को, अपनी जिद उनके ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो कह देते हैं कि हमारे माता पिता ख़त्म हो गए, जबकि 4-5 दिन बाद पता लगता है, हम जब उनकी सर्च करते हैं कहाँ से क्या कैसे क्या है, तो पता लगता है कि माता पिता दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता, परिवारीजन, उनको सबको ध्यान देना चाहिए, उसकी व्यवस्थाओं को भी देखना चाहिए, बच्चे का माइंड पढ़ना चाहिए कि किस तरह से हमारा बच्चा चाह रहा है और हमें बच्चे के लिए क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो निर्धारित तौर पर हम लोगों को अपनी जो सोच है वो बच्चों के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, बच्चे को स्वतंत्र करना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने आप फले फूले, अपने आप पल्लवित हो। क्योंकि हम अपनी थोपेंगे, निर्धारित तौर से वो अपनी भावनाओं को दबाएगा, और दबाएगा तो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए फ्रेंकली वो काम नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि प्रेशर जब बच्चों पर पड़ता है तो इस तरह के कदम उठा लेते हैं, या तो घर से भाग जाते हैं या कुछ अन्य घटना उनके साथ हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब माता पिता का प्रेशर रहता है या कुछ प्रताड़ित करते हैं, थोड़ा बहुत डांट फटकार अन्य प्रकार से कर देते हैं, और है क्या है, कुछ चीज़ें वैश्विक तौर पर जैसे कि हमारे फ़ोन वगैरह हैं, माता पिता अपने उस फ़ोनों में लगे हुए बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया संरक्षक माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। यदि अब मैं बात करूं कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अडॉप्ट करने के लिए लाइन लगी, हमने अभी थोड़े कुछ समय पहले एक स्टोरी भी की थी, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। 2-4 लोग उन बच्चों को लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ की प्रक्रिया बड़ी अजीब थी। वहाँ से उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था, लेकिन वो सक्षम नहीं थे कि वो अधिकारियों के यहाँ जाएं और उन फॉर्मेलिटियों को पूरा करें। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है कि वहीं सेंट्रल हॉल पर ही सारी व्यवस्था की जा सके? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ जब से हमने चार्ज लिया है, अपने यहाँ हमने प्रपत्रों की एक सूची लगवा दी है कि जो अपने बच्चे, किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेना चाहते हैं, अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं,
गोद लेना चाहते हैं इस बच्चे को, सॉरी, तो उनके लिए क्या क्या प्रपत्रों की आवश्यकता है, और उन प्रपत्रों को लेकर के कारा की साइट, मैंने बताया फिर मैं बताना चाहूँगा, www.cara.com करके साइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन करें। उसी के माध्यम से किसी भी अधिकारी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो साइट से अपने आप जैसा होगा वैसा होगा। अध्यक्ष जी, मैं अब आखिरी सवाल आपसे लूँगा, क्योंकि आप बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद भी आपके पास है। तो आप मथुरा के या फिर कहें पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के जो माता पिता हैं या बच्चे हैं जो इस तरह के बाल कल्याण समिति के अंदर आपके अधीन आ जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की संख्या ना बढ़ सके और माता पिता समझ सकें, वो बालक हैं, वो चाहे वो अगर वो 18 उम्र के हैं तो शायद समझ सकते हैं, अगर छोटे हैं तो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप पर्सनल आप। मेरा सभी माता पिता संरक्षकों से निवेदन है कि ज़्यादा नहीं तो घंटे भर या आधा घंटे बच्चे को अपने पास बिठाएं, उनके मन की बात उनसे पूछें। छोटेपन से ही उनमें ये आदत डालें कि कोई भी बात उनके मन में है तो वो आपको बता सकें। ऐसा ना हो कि आपने उनके अंदर भय पैदा कर दिया और आपको वो बता नहीं पा रहे, और कल को आपने कुछ कहा, ऐसी स्थिति आती है जब आप कहेंगे जो उसको पसंद नहीं है वो चीज़ कहेंगे तो फिर बच्चा घर से निकल आता है। इसीलिए बचपन से ही ऐसे अपने बच्चों के लिए हमें समय निकालना चाहिए। उनके पास जितना हो, 1 घंटा है, आधा घंटा है, 2 घंटे, जितना समय आप निकाल सकते हैं बच्चों के लिए समय अवश्य निकालें, क्योंकि बच्चे अगर भविष्य बच्चों का बन गया, बच्चों को आपने पढ़ लिया तो बच्चों का भविष्य निर्धारित से बनेगा, और बच्चों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा। निर्धारित तौर से हमारा देश अच्छी दिशा में जाएगा, लेकिन अगर बच्चे ही सही ढंग से नहीं पहुंच पाएंगे जिस तरह से पहुंचना चाहिए उनको, तो देश का क्या होगा ये आप सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में। तो हमारे साथ मौजूद थे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी। काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बालकों के सुधार के लिए कही, उनके माता पिताओं को समझाने का भी प्रयास किया है कि अपने बालकों पर ध्यान दिया जाए, वहीं बालक भी अपने माता पिताओं की बातों को संज्ञान लें और उनके मार्ग पर ही चलें। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें डेली डोज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात।